Hello students, welcome in history class. In the last chapter, we had learned about the historiography, Indian tradition, and in that chapter we had learned about historiography in the medieval period. Before that we had learned about the Bukhar and historiography in the medieval period where we had learned about the British historians. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and that is Indian historiography, various ideological frameworks. Then today we are going to learn about such a type of point. Listen carefully. Indian historiography, various ideological frameworks. The point is there, that is colonial historiography. The early scholars who studied and wrote Indian historiography were mainly British officers and Christian missionaries. तो मतलब शुरू में जो भी सारे स्कॉलर थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर स्टडी किया और इंडिया की हिस्ट्री लिखी, वो सब ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और क्रिश्चियन मिशनरीज थे। मतलब क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार करने वाले ऐसे पीपल थे जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। देयर प्रेजुडाइज इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रिडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर। तो उनकी जो प्रेजुडिस थी, दैट मीन्स द प्रीवियस मीनिंग ऑफ एनी मैटर और द एनी सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही जो मन उन्होंने बना लिया था, ये जो प्रेजुडिस उनके अंदर थी वो मतलब क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही थी उनकी राइटिंग के अंदर। और उन्होंने ये भी बताया गया है कि रेडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर, तो वो इंडियन कल्चर का वहाँ पे मतलब रिडिक्यूल ऐसे हेट भी कर रहे थे या जिसका मजाक उड़ाना, उन्होंने इंडियन कल्चर का वहाँ पे मजाक भी उड़ाया था। देयर राइटिंग्स वेर यूज्ड टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। तो उनकी राइटिंग इसी तरह की जस्टिफिकेशन वहाँ पे दे रही थी कि ब्रिटिश लोगों का जो कॉलोनियल रूल है वही इंडिया के अंदर सही है। तो ये कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के अंदर अपनी जो कॉलोनीज बनाई थी और उनके हिसाब से वो ट्रेड कर रहे थे और ट्रेड करते करते उन्होंने वहाँ पे अपना रूल स्टार्ट कर दिया था। तो यही चीज़ इंडियन लोगों के लिए सही है। तो ऐसी जो ओपिनियन है या ऐसा जो रिफ्लेक्शन है उनके राइटिंग में वहाँ पे दिखाई दे रहा था। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1922 टू 1937 CE। तो 1992 से लेकर 1937 CE के बीच में उन्होंने एक राइटिंग वहाँ पे पब्लिश की जिसका नाम है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 5 वॉल्यूम्स में है ना वहाँ पे लिखी गई थी। आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। तो ये जो कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी ऑफ इंडिया है वो एक एग्जाम्पल है colonial historiography का। The next part is there, that is Orientalist historiography. Many European scholars felt curious about the civilization and countries of the East. तो बहुत से सारे यूरोपियन स्कॉलर जो हैं उन्हें क्यूरियसिटी थी, जानने की इच्छा थी। They were eager to know about what, किस चीज़ के बारे में वो जानना चाहते थे? तो सिविलाइजेशन और कंट्रीज के बारे में। कौन से? तो ईस्ट की तरफ जो भी सारी कंट्रीज हैं और उनके सिविलाइजेशन हैं, जिसके बारे में सिविलाइजेशन मतलब वहाँ के लोगों का रहन सहन है ना, द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। तो ये सिविलाइजेशन और कंट्रीज के बारे में, ईस्ट की कंट्रीज के बारे में ये यूरोपियन स्कॉलर वहाँ पे जानने के लिए मतलब क्यूरियस थे। तो सम ऑफ दोज स्कॉलर्स फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। तो उसमें से कुछ स्कॉलर ऐसे थे जिन्होंने जो भी ईस्ट की कंट्रीज हैं और उनका सिविलाइजेशन है उन्हें एडमायर किया, मतलब उनका प्रेज किया, उनकी स्तुति की या उनके बारे में अच्छी बातें बताई, उनका रिस्पेक्ट वहाँ पे किया। और दीज स्कॉलर्स वेयर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। तो ऐसे जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने जो ईस्ट की तरफ की जो कंट्रीज थी उनके सिविलाइजेशन के बारे में और कंट्री के बारे में रिस्पेक्ट और उसका एडमायरेशन किया, तो ऐसे स्कॉलर को ओरिएंटलिस्ट ऐसा कहा जाता है। देन द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड
सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो ये जो ओरिएंटलिस्ट थे तो उन्होंने किस तरह की स्टडी करना वहाँ पे स्टार्ट किया, तो उन्होंने वहाँ पे स्टडी किया और मतलब स्टडी करने की कोशिश की और उसमें ढूंढने की कोशिश की कि संस्कृत और जो यूरोपियन लैंग्वेज है उसके अंदर किस तरह की सिमिलैरिटीज़ है, तो किस तरह की समानताएं वहाँ पे दिखाई देती है, जिसके बारे में उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया वैदिक ट्रेडिशन के ऊपर और संस्कृत लिटरेचर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस करके ये संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज जो है उसमें सिमिलैरिटीज़ ढूंढने की कोशिश वहाँ पे की। देयर स्टडीज रिजल्टेड इनटू फॉर्मुलेटिंग द nation of an ancient language that could be the mother of the Indo-European language। तो ये स्टडी करके और उनकी स्टडी से उन्होंने इस तरह के रिजल्ट फॉर्मुलेट किए, बताए कि नेशन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज, तो एंशिएंट लैंग्वेज के जो नेशन हैं तो उनसे ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज वहाँ पे बनी होगी। तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की मदर जो है वो कौन सी है, तो वो है एंशिएंट लैंग्वेजेस। नेशन की जो एंशिएंट लैंग्वेजेस है वही इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की मदर है। तो इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर 1784 में सर विलियम जोन्स उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की। तो ये जो विलियम जोन्स है उन्होंने ये सोसाइटी वहाँ पे फाउंड करने के बाद इट ओपन्ड द डोर्स ऑफ रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो इंडिया की जो एंशिएंट पुरानी ऐसी लिटरेचर जो हिस्ट्री है उसके रिसर्च के सारे दरवाजे इस एशियाटिक सोसाइटी से खुल गए, जो सर विलियम जोन्स उन्होंने कोलकाता के अंदर फाउंड किया था। तो देखो सर विलियम जोन्स जो है उनकी यहाँ पे फोटो हमें दिखाई दे रही है, ये है सर विलियम जोन्स। तो इन्होंने ये एशियाटिक सोसाइटी वहाँ पे फाउंड की और जिससे इंडिया के लिटरेचर और हिस्ट्री के दरवाजे खुल गए थे रिसर्च के लिए। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिच मार्क्स मुलर डिजर्व अ स्पेशल मेंशन। तो ये जो फ्रेडरिच मार्क्स मुलर है ना, तो उन्होंने वहाँ पे जो स्पेशल मोशन बताया जाता है ना, उसके लिए वो ये फ्रेडरिच मार्क्स मुलर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा रोल करने वाले थे। इन दिस ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे इम्पोर्टेंट और एंशिएंट ऐसी जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत, ऐसा उन्होंने वहाँ पे कहा था। यूरोपियन लैंग्वेजेस ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर। तो ये जो फ्रेडरिच मार्क्स मुलर नाम के जो स्कॉलर हैं वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया एक लैंग्वेज के अंदर। कौन से लैंग्वेज के अंदर? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर या संस्कृत लिटरेचर के अंदर। जो भी संस्कृत राइटिंग पीसेस थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन स्कॉलर को वहाँ पे था, फ्रेडरिच मार्क्स मुलर को। तो ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश। तो उन्होंने सबसे पहले एक संस्कृत टेक्स्ट को वहाँ पे ट्रांसलेट किया जिसका नाम था हितोपदेश। तो हितोपदेश को उन्होंने ट्रांसलेट किया था सबसे पहले। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट। तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, जिसके 50 वॉल्यूम्स उन्होंने बनाए हुए थे। उसके बाद ही अल्सो कॉम्पिल्ड ऋग्वेदा
which has been published in 6 वॉल्यूम। तो 6 वॉल्यूम में उन्होंने ऋग्वेदा को भी पब्लिश किया, कॉम्पिल किया। कॉम्पिल करना मतलब टू कलेक्ट टुगेदर। तो एक जगह पे उन्होंने ऋग्वेदा के बारे में वहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स लिखकर, 6 वॉल्यूम लिखकर उन्हें एक जगह पे लिया। ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन। तो उन्होंने ऋग्वेदा को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। लेटली Edwards said, the scholar who has re-evaluated the Orientalist writing has thrown light on the imperialistic interests of Orientalist scholar। तो आगे चलकर बाद में एडवर्ड जो थे, उन्होंने ये जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने किस तरह से इम्पीरियलिस्टिक इंटरेस्ट के ऊपर लाइट किया या फोकस किया, वो बताया था। मतलब इम्पीरियलिस्टिक इंटरेस्ट, तो इम्पीरियलिस्टिक मतलब जो इम्पीरियलिज्म वहाँ पे चल रहा था, टू रूल, टू डोमिनेट ऑन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेट करना, रूल करना, ये इम्पीरियलिज्म या जो इम्पीरियलिस्टिक इंटरेस्ट है, जिसके बारे में उन्होंने ओरिएंटलिस्टिक जो राइटर्स थे जिसके ऊपर फोकस किया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। तो ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी क्या है उसे जानते हैं, लिसन केयरफुली। द राइटिंग ऑफ द इंडियन हिस्टोरियंस हु वेयर ट्रेन इन ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम शो एन inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers। तो इंडिया के बारे में राइटिंग करने वाले, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में राइटिंग करने वाले इंडियन हिस्टोरियंस जो थे, वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में ट्रेन हुए थे, या ब्रिटिश एजुकेशन लेकर ये इंडियन हिस्टोरियंस वहाँ पे आए थे। तो जिन्होंने अपनी राइटिंग में ये बताया या इस चीज़ को वहाँ पे बताया कि किस तरह से इंडियन एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जो ग्लोरी वहाँ पे बताई जाती है, एंशिएंट ग्लोरी, वो किस तरह से है। तो इंडिया की जो चमक धमक है, इंडिया की जो अच्छी बातें हैं, उन्हें इन इंडियन हिस्टोरियंस ने आगे लाया, और जिसकी सेल्फ इस्टीम के बारे में जो इंडियन रीडर्स थे उनको बताया, सेल्फ इस्टीम जो है जिसके बारे में बताया। Their writings are known as nationalist historiography। तो उनकी ही राइटिंग को नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा गया है। नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। तो महाराष्ट्र के अंदर जो नेशनलिस्टिक राइटिंग जो है उससे इंस्पायर हुए थे विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। ही क्रिटिसाइज्ड the prejudiced history of the ancient India written by British officers। तो उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियन हिस्ट्री की उनकी जो प्रेजुडी थी, है ना, उनके जो पूर्वाग्रह थे, मतलब उनके दिमाग में जो गलत बातें थे इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया था विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। उन्होंने मतलब उनकी गलतियां निकालने का काम विष्णु शास्त्री चिपळूणकर उन्होंने किया था कि किस तरह से ये ब्रिटिश ऑफिसर जो है उन्होंने एंशिएंट इंडियन कल्चर को गलत बताया है। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के गोल्डन एरा को सामने लाने का काम इन नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ने किया है। मतलब किस तरह की ग्लोरी इंडिया की थी, किस तरह की प्रॉस्पेरिटी इंडिया के पास थी, किस तरह का एक प्रॉस्परस ऐसा समृद्ध ऐसा कल्चर इंडिया का है, ये सब बताने का काम ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने किया इंडिया के बारे में। दे आर एट टाइम्स ब्लेम फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रुथ। तो उनके ऊपर ब्लेम किया जाता था कि ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, नेशनलिस्टिक राइटिंग करने वाले जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, वो क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते और हिस्टोरिकल ट्रुथ को नहीं बताते। इस तरह का ब्लेम उनके ऊपर किया गया था। महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, देन रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद
मुखर्जी, भगवान लाल इंद्र जी, और वासुदेव विष्णु मिश्र जी, and Anant Sadashiv. Altekar are the name of the some renowned scholar among the nationalist historians. तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के ये सारे नाम यहाँ पे बताए जाते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट we will study in the next lecture. Okay, bye.